नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ जो आज से पहले आपने सुने तो कई बार होंगे और उस पे आपने प्रतिक्रिया भी दी होगी, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है ना, वो एग्जैक्ट शायद आपको पता भी नहीं होगी। और ऐसे एक नहीं, काफ़ी मुद्दे हैं और हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही रहा है कि कुछ जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो दुनिया को नहीं बताए गए, यानी चाहे वो हमारे इतिहास से संबंधित हो, मतलब हमारे पिछले पास्ट से संबंधित हो या हमारी राजनीति से संबंधित हो, तो उन फैक्ट्स को आप सबके सामने किसी न किसी माध्यम से लेके आना, यही हमारा उद्देश्य था। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है, एक्चुअली क्या है ना, कि आपने आज से पहले भी कई बार ये बात सुनी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर, और ये सुनते ही आपने तुरंत प्रतिक्रिया भी दी होगी कि उनका मतलब जिन्ना की तस्वीर लगाने वाले देशद्रोही हैं, या वो कुछ भी आप समझ सकते हैं, आपको पता है, मतलब आतंकवादी तक करार दे दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं अब हो जाती है वहाँ पे पहुँच के दो विचारधाराओं की लड़ाई, कि जिन्ना जो कि हिंदुस्तान के बँटवारे का मुख्य है, यानी वही ज़िम्मेदार था कि हिंदुस्तान में ये जो बँटवारा हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान का, तो उसका हालाँकि श्रेय तो जिन्ना को ही जाता है, और जिन्ना को पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया गया और उसको वहाँ पे कायदे-आज़म भी बोला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ़ में, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जैसे ही आपके सामने ये मुद्दा निकल के आता है कि जिन्ना की तस्वीर लगाई गई या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वैसे ही हमारा एकदम मतलब देशभक्ति निकल के आ जाती है। लेकिन आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है ना कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में के अंदर यदि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का जन्मदाता है, उसकी यदि तस्वीर लगी है, तो उसकी तस्वीर लगाने वाला कौन था, या वो जो तस्वीर लगी है वो किस लिए लगी है। सेकंड, हम लोग विरोध कर रहे हैं, सारा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है, इसके बावजूद, हालांकि नया मुद्दा नहीं, इसके बावजूद अभी तक भारत सरकार ने या प्रदेश की कोई सरकार मान लो आप, उसने उस तस्वीर को हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया हो, ठीक है। तो यही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या ना, हमारे समाज में लोग प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देने लगते हैं, कि आपने देखा होगा कि मैच नहीं जीता, कई ऐसी वीडियोस मतलब मूवीज़ भी बनी हैं, लाइक चक दे इंडिया, आप सब ने देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान की वजह से हार जाते हैं तो उसको गद्दार बोल दिया जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब चाहे जो भी हो, जिन्ना की जिसने तस्वीर लगाई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर, उसको आज तक कभी पकड़ा गया नहीं। और किसने लगाई ये शायद ना आपको पता होगा ना मुझको पता, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सेम इसी तरह मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया था, एक था शायद अफजल गुरु के लिए गए थे ना, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था। उस समय शायद वो वकील थे, क्या नाम, कपिल सिब्बल होंगे या प्रशांत भूषण, जो भी हो, मैंने उस केस पे स्टडी नहीं किया इतना। लेकिन आप सबने सुना होगा कि रात्रि 2 बजे, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया था और उनकी सुनवाई की गई थी। तो ऐसे में हमारा समाज क्या करता है, उन वकील्स को देशद्रोही घोषित कर देता है। लेकिन आपने भी किया होगा, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन आपने क्या सोचा है कभी, क्या वकील से ज़्यादा पावर जज की होती है या नहीं होती है? नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि ये जज, आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आधा घंटे तक कोर्ट के अंदर कटघरे में खड़ा करके रखा था, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने। और एक जो नॉर्मल हमारा न्यायालय होता है ना, यानी आप समझ सकते हैं, जो जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसकी इतनी पावर होती है कि वो एक प्रधानमंत्री तक को जेल में डाल सकता है, और उसका आदेश हर व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हालांकि एक पॉलिटी का सेशन हो जाता है जाके न्यायालय का। मैं बस ये बता दूं, यदि जज ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री को, चाहे एक हाई कोर्ट, सॉरी, जो हमारा जिला न्यायालय होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भी अगर ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री को पकड़ के लाओ और जेल में डालो आके, तो जब तक उसके लिए प्रधानमंत्री को भी हाई कोर्ट से उस पर रोक लगवानी पड़ेगी, अन्यथा प्रधानमंत्री को जेल में जाना पड़ेगा। ये होती है एक जज की पावर। तो आपने कभी सोचा है कि रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाने वाले लोग अगर देशद्रोही हो गए, तो वो कोर्ट खुलवाने वाले वकीलों से ऊंचा ओहदा होता है उस जज का, क्या वो जज देशद्रोही नहीं हुआ था? लेकिन ना जज को कोई जानता है,
और ना हम लोग उसकी तह में जाते हैं। हालांकि गलत काम था, सबको पता है, लेकिन कभी उस जज के ऊपर कुछ बात उठाई नहीं उठाई। तो इसी संदर्भ में ये प्रस्तुत करने वाला हूँ वीडियो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपको स्लाइड में जैसा कि दिख रहा होगा जिन्ना की तस्वीर का मामला है क्या, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सारा कंफर्म हो जाएगी। तस्वीर लगाई किसने थी और आज तक सरकारों ने हटाई क्यों है, ठीक। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। 1947 से पहले सबको पता है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो उन्हीं अंग्रेज़ों के शासन में जैसा कि मौजूदा समय में है कि जैसे मेरी सपोज़ कहीं पोस्टिंग है और वहाँ से मुझको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक। तो ऐसे में ही एक व्यक्ति था सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ये एक समाज सुधारक हुआ करते थे। मुस्लिम धर्म से इनका जो ताल्लुक़ था, मुस्लिम धर्म से इनका ताल्लुक़ था और एक तरीके से समाज सुधारक मान सकते हैं इनको, हुआ करते थे। इनका उद्देश्य था, यानी इनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग की गई थी वहाँ इन्होंने मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इंग्लिश स्कूलों का यानी अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों का विकास करवाया था, उनको बनवाया था। यानी इनका एक तरीक़ा से कहने का उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम यानी एक तरह से पजामा से उनको मॉडिफाई करके कोट पैंट में लेके आना है, ठीक। यानी मुस्लिम बच्चों के आज के भी मदरसों में आपने देखा होगा, मदरसों में वो शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती जो आज के समय में मौजूद होनी चाहिए। वहाँ अरबी उर्दू वगैरह ये सारे कुछ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज का समय है वैज्ञानिक समय है, विज्ञान का समय है और टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी में ना उर्दू चाहिए ना अरबी चाहिए, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने इंग्लिश स्कूल बनाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे में ही जब उनका ट्रांसफ़र होके आता, उनका ट्रांसफ़र 1875 में, नोट रखिए मतलब जो तारीख है 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान का ट्रांसफ़र होके आता है अलीगढ़। और वो अलीगढ़ में मुस्लिम बच्चों के लिए मुस्लिम ओरिएंटल एक कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। यही मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल, मतलब मुस्लिम ओरिएंटल इसका नाम था, मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज ये पूरा नाम था उसका। यही मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान की मृत्यु हो जाती है 1920 में। उसके बाद में इसका नाम मॉडिफाई हो जाता है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसका नाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि 1920 के बाद में, क्योंकि जिन्ना की तस्वीर तो 1947 के बाद में ही कहीं मतलब रखी गई होगी ना, तो वहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन अब मैं बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हो जाती है 1875 में। अब दौर आता है अंग्रेज़ों का मतलब चूसने का, ठीक है। ऐसे में 1885 में यानी 75 के 10 साल बाद 85 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना होने मतलब सबको पता है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो जिसने किसी भी तरीके से इसके नेताओं ने मतलब चाहे अनशन करके या समन्वयपूर्वक अंग्रेज़ से अपनी बातें मनवाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। स्थापना के बाद में एक व्यक्ति आता है मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, जो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, स्थापना की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। लेकिन आपको पता है वो जो ज़मीन, अभी तो खैर सबको पता चल गया होगा, लेकिन बहुतों को नहीं पता था ये बात, आप सभी में से किसी को नहीं पता था, मुझे ये लगता है 100%, ठीक है। वो जो ज़मीन थी ना, अलीगढ़ के एक राजा हुआ करते थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा साहब ने अपनी 90 एकड़ ज़मीन सर सैयद अहमद ख़ान को दी थी कि आप जाइए और इस पे बच्चों के लिए विद्यालय बनवाइए। लेकिन वही है ना कि जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि इतिहास से हमारे महापुरुषों को गायब सा कर दिया गया है। मतलब हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसके अलावा भी हमारा एक इतिहास था, लेकिन जो आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि वो जो इतिहास जिसको मतलब एक तरह से मिटा सा दिया गया है उसको आपके सामने लेके आना, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मतलब जो होती ना नेम प्लेट तक नहीं है उसमें कि ये ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम की है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फ़ोटो तक राजा साहब की नहीं है। सोचिए मतलब एक किंग, एक राजा जिसने अपनी रियासत का इतना बड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए दान कर दिया, हिंदुस्तान ने उसके साथ क्या किया, उसे वो जगह तक नहीं दी जिसका वो शायद हकदार था, मेरे हिसाब से था। क्योंकि 90 एकड़ ज़मीन बहुत हो जाती, एक एकड़ में हमारे उत्तर प्रदेश में 5 बीघा होते हैं, उस हिसाब से लगभग 450 बीघा ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दान दी। लेकिन अभी तक की सरकारों की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो तो हम सबको दिख ही रहा है, किसी ने भी राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम का जिक्र तक नहीं किया, आप सबको पता होगा, ठीक है। हालांकि अभी कल परसों
जो भी है आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास में ही वहाँ पे राजा साहब की जो और ज़मीन थी वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी का राज्य यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, जो आने वाले समय में आपको बनकर तैयार दिखेगी। ठीक है, तो दो बातें हो गई, आपने दो फैक्ट सुने, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और सर सैयद अहमद खान। अब बात करते हैं तीसरा व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कहीं ना कहीं इसके बारे में सबको ही पता है और इसका नाम सुनते ही हमारे सबके अंदर एक मतलब गुस्सा सा आ जाता है कि हाँ यही साला था जिसने हमारे देश का पंटाधार करवा दिया। ठीक है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, सबको पता है। ठीक, कांग्रेस की स्थापना के बाद में लगभग 11 साल बाद, लगभग 1896 में जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, हालांकि पैसे वाले पिताजी के लड़के होते हैं, पैसे वाले ख़ानदान से वो बिलोंग करते हैं, ये राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं। इनके राजनीति ज्वाइन करने पे लगभग ये कांग्रेस उस समय मतलब एक पार्टी सी बन रही थी, डेवलप कर ही रही थी। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना उसमें शामिल हो जाते हैं और उनका औहदा जो होता है वो कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा औहदा हो जाता है और एक तरह से मुस्लिम समाज का ये व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने लगता है। जैसे कि आज के समय में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भाई दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कि आज के समय में कहा जाता है कि जैसे कि हिंदुस्तान में मान लेते हैं मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व, या तो कहीं ना कहीं बोलते हैं एक मतलब दिल पे मत लीजिए, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कह सकते हैं कि या ओवैसी कर रहा है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, या हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व आदरणीय योगी जी के हाथ में आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए। तो सेम ऐसा ही उस समय था कि मुस्लिम समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो जब जिन्ना कर रहा था ये प्रतिनिधित्व, उसी समय कुछ होता है, एक व्यक्ति आता है आगा खां। ठीक है, तो ये आता है और इससे पहले क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने में मोहम्मद अली जिन्ना जुड़ गया। कांग्रेस में जितने पुराने नेता सारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और जो नया मोहम्मद अली जिन्ना जुड़ा, हालांकि इससे पहले भी कई मुस्लिम नेता जुड़े, तो इससे क्या है ना, देश में हिंदू मुस्लिम एकता बन चुकी थी और इससे अंग्रेज़ों को खतरा हो गया, क्योंकि उसको उन अंग्रेज़ों को लग रहा था कि यदि हिंदू मुसलमान एक हो गए तो ये हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। कन्फर्म था उनकी कुर्सी खतरे में थी। आज का समय भी ऐसा है, यदि हिंदुस्तान का जो भी वर्ग है, चाहे सभी वर्ग एक हो जाएं, तो बहुत से राजनेताओं की कुर्सी हिल जाएगी। ठीक है, जा भी सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल चली, अंग्रेज़ों ने बोला कि इनको एक नहीं रहने देना है। ऐसे में एक व्यक्ति आता है आगा खां, सबने सुना होगा। आगा खां वो व्यक्ति था जिसने मुस्लिम लीग जो पार्टी बाद में जिन्ना ने ज्वाइन कर ली थी, जिसके कहने पे ही भारत का विभाजन हुआ, जिसके कहने पे वन डे एक्शन प्लान हुआ, जिसमें करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया, वही मुस्लिम लीग। आगा खां एक व्यक्ति था, वो गया, एक जनरल था मार्ले मिंटो, आप सबने सुना होगा जनरल मिंटो। तो जनरल मिंटो के पास में वो जाता है, उनसे मीटिंग करता है। तो मिंटो ये उनको बोलता है आगा खां को कि यार तुम एक काम करो, तुम कांग्रेस के साथ में कब तक रहोगे, कांग्रेस तुमको दबा देगी, तुम कम हो, प्रतिनिधित्व अपने हाथ में लो। यानी एक तरह से वो उनको भड़का देता है और ये कहता है कि तुम कांग्रेस से अलग हो जाओ। उसको पता था यदि हिंदू मुस्लिम अलग हो गए तो हमारा तो फिर वर्चस्व बना ही रहेगा। ठीक है, तो आगा खां वापस आता है और यहाँ आके वो एक नई पार्टी की स्थापना करता है। 1905 में वो एक पार्टी की स्थापना करता है जिसका नाम ही वो रखता है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग अपनी राजनीति से करने लगती है, कांग्रेस अपनी राजनीति करनी है। दोनों का उद्देश्य उस समय यही होता है कि देश को स्वतंत्र करना। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग को इतनी मतलब कह सकते हैं कि पहचान नहीं मिली, क्योंकि आगा खां को कोई भी नहीं जानता। लेकिन जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत पूरा हिंदुस्तान जानता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। आपसी मतभेद इनके होते रहते थे, कांग्रेस में भी, अभी भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली 1913 में। और उसके बाद में मुस्लिम लीग ने जो पहचान पकड़ी, वो इतिहास गवाह है कि आज पाकिस्तान पैदा हो गया, अलग हो गया, बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसी पहचान इसलिए पकड़ ली, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी कोई पार्टी बनाई, मैंने कोई भी XYZ मैंने पार्टी बना ली। अब मेरी पार्टी को कोई नहीं जानता, मतलब जानते हैं, मैं मानता हूँ अपने मेरे क्षेत्र में लोग जानते होंगे, आसपास के क्षेत्र में जानते होंगे, आसपास के ज़िलों में। लेकिन वही आदरणीय जैसे योगी जी हैं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी में रिज़ाइन करके यदि मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, फिर मेरी पार्टी को पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। क्यों? क्योंकि योगी जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऐसा ही कुछ मुस्लिम लीग के साथ हुआ। मुस्लिम लीग को कोई नहीं जानता था, लेकिन मुस्लिम लीग में जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की मुस्लिम लीग को पूरा हिंदुस्तान जानने लगा और पूरे हिंदुस्तान का सारा मुसलमान
एक तरफ से मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लगा, ये जाने बिना कि ये सच है या गलत, बस सपोर्ट करने लगा। ठीक है, वक्त आता है 1915 का। 1913 में मुस्लिम लीग में जिन्ना ज्वाइन हुआ, उसके बाद में क्या है, मुस्लिम लीग अलग चलने लगी, कांग्रेस अलग चलने लगी, दोनों के मतलब रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि यदि हम दोनों पार्टियां अलग अलग होके जाएंगी तो ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो गांधी जी ने कोशिश की कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ में मिलाया जाए, एक तरीके से आज के समय में जिसको बोल सकते हैं गठबंधन। तो समझौता हुआ, लखनऊ में समझौता हुआ 1915 में। 1915 में, हालांकि इसको कई इतिहासकार कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं, और है भी ये भूल, मैं भी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? एक्चुअली क्या हुआ कि समझौता किया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, बोला एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी है अनशन करेंगे या जो भी था आंदोलन करेंगे। ठीक, लेकिन मर्ज होने से पहले यानी गठबंधन करने से पहले मुस्लिम लीग ने ये शर्त रख दी कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं ना, यानी मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, उनके लिए कांग्रेस को पृथक निर्वाचन प्रणाली देनी पड़ेगी। शायद आपके ऊपर से निकल गया होगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, मैं समझाता हूँ। पृथक निर्वाचन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मुस्लिम बाहुल्य एरिया से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा होगा और उसको जो वोट करने का अधिकार है वो सिर्फ मुसलमानों को होगा। जैसे कोई क्षेत्र है, सपोज कोई राज्य है एक्स, उस एक्स राज्य में यदि 70% मुस्लिम है तो वहाँ से जो टिकट मिलेगी वो सिर्फ मुसलमान को मिलेगी, और उसमें जो वोट डालेगा वो मुसलमान ही डालेगा। वहाँ पे हिंदू को वोट डालने की मतलब एक तरह से मना कर दिया गया था। और ये कांग्रेस की, हालांकि कांग्रेस की प्रायोरिटी थी कि देश को एकत्र करना है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। ऐसे में मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंक ली और कांग्रेस ने ये समझौता मान लिया। लेकिन यही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आज भी लोग जो जानकार हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी लखनऊ समझौता, जो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में मर्ज होकर किया था। तो यहाँ तक हो गई, आप सबको समझ आ गया हो क्या था निर्वाचन प्रणाली, सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन 1920 में मैंने आपको बताया सर सैयद अहमद खां, इनकी हो जाती है मृत्यु। ये तो निकल ली है। इनके निकलने के बाद में होता है कुछ ऐसा है कि महात्मा गांधी का जो वर्चस्व था, आप सबने देखा होगा, चंपारण से महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की और 1947 आते आते महात्मा गांधी एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका था। जैसा अभी के समय में योगी आदित्यनाथ जी ब्रांड है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रांड मान सकते हैं आप। इनके कहने पे पूरा देश एक तरफ हो जाए, महात्मा गांधी के साथ वही था। महात्मा गांधी इतना बड़ा ब्रांड बन चुके थे कि जिन्ना को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखाई पड़ी। जिन्ना को ये लगा कि यदि गांधी के अनुसार राजनीति होती रही तो हमारी तो गई। तो ऐसे में इनकी आपसी लड़ाइयाँ होती रही, मतलब गठबंधन टाइप का इनका जो आपसी जो भी था चलता रहा, मनमुटाव चलता रहा। लेकिन 1920 में होता कुछ ऐसा है कि सर सैयद अहमद खां जी निकल लेते हैं। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी जो कि पूरे देश को एकत्रित करने में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को बताने में, जागरूक करने में लगे हुए थे, वो जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। एक्चुअली वो सिर्फ एक विज़िट करने गए थे। जैसे आज के समय में चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई मतलब बड़ा नेता हो, किसी भी विश्वविद्यालय में जाता है। जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी गए थे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में, वहाँ पे उनका स्वागत किया आनंदीबेन पटेल जी ने, जो कि राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसे में ही आदरणीय जो महात्मा गांधी जी थे वो जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, बस विज़िट करने जाते हैं वहाँ पे, मतलब देख रेख करने। तो वहाँ पे उनको एक सम्मान स्वरूप वहाँ का जो छात्र संघ होता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र संघ, महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी की ही एक फ़ोटो उपहार स्वरूप देता है। आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई जाता है तो भेंट स्वरूप कहते हैं ना। जैसे आज के समय में जैसे हम अपने किसी नेता से मिलते हैं तो हम अपने जो हमारा जो आइडल होता है, जैसे कि मैं यदि कहीं जाता हूँ तो या तो महाराणा प्रताप की फ़ोटो लेके जाता हूँ, या वीर शिवा जी की लेके जाता हूँ, या माँ सरस्वती की लेके जाता हूँ, माँ भवानी की लेके जाता हूँ। सेम इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने महात्मा गांधी को एक फ़ोटो प्रदान की जो कि स्वयं महात्मा गांधी जी की थी। ठीक है, और उन्होंने उनको एक इज्जत के स्वरूप में, एक सम्मान स्वरूप उनको हमेशा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष घोषित किया। ये बस एक सम्मान होता है, हालांकि वहाँ पे अध्यक्षी करने कोई नहीं जाता है। ठीक है, हो जाता है, महात्मा गांधी का विजिट हो जाता है। वो जो तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने दी थी महात्मा गांधी, वो आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में रखी हुई है महात्मा गांधी जी की। उसके बाद में दौर आता है 1938 का। फिर वही बात है, 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना का वर्चस्व बढ़ रहा होता है, महात्मा गांधी का वर्चस्व बढ़ रहा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि इनको लगने लगता है कि हमारी जो कुर्सी है वो संकट में, मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो
जब मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ जाते तो सेम इनको भी वही सम्मान दिया जाता है जो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। तो इनको भी वहाँ का जो छात्र संघ था ना, उसने मोहम्मद अली जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो उपहार स्वरूप भेंट की, जो आज के समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संग्रहालय है वहाँ पे रखी हुई है, जिस तस्वीर के पीछे ये पूरा का पूरा माहौल है। ठीक है, तो ये हो गई बात। उनको भी, जिन्ना को भी छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है, बस एक उपहार मतलब सम्मान स्वरूप बोला जाता है ये। ठीक है, हालांकि 1947 के बाद में 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, वनडे एक्शन प्लान मुस्लिम लीग द्वारा लिया जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा वनडे एक्शन प्लान क्या था। दरअसल वनडे एक्शन प्लान ये था कि जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि जहाँ पे भी जितने भी हिंदू हों उनको कत्लेआम मचा दो, यदि आपको अपना देश सुरक्षित मतलब एक सेपरेट देश चाहिए तो। इसको ही बोला गया वनडे एक्शन प्लान। एक दिन में करोड़ों हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया था। ये थी वनडे एक्शन प्लान की घटना, ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं, जिन्ना को तस्वीर दे दी गई, उसके बाद में अभी तक 1947 में देश आज़ाद हो गया, हम दोनों देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी अपनी प्रगति पे चलने लगे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2018 में पूर्व उपराष्ट्रपति, आप सबको पता होगा, हामिद अंसारी जी, ये जाते हैं, इनके जाने पे ये कुछ ऐसा वहाँ पे कर देते हैं जिसकी वजह से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके सेंटीमेंट प्रभावित हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर को कॉलेज का जो परिसर है उससे बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिन्ना ही वो व्यक्ति है, यही वो दोस्त के लिए जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज हमारा अखंड भारत 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ। हालांकि अखंड भारत तो बहुत लंबा था, अफ़गानिस्तान तक हमारा शासन हुआ करता था, म्यांमार हमसे अलग हो चुका था, अफ़गानिस्तान हमसे अलग हो चुका था, नेपाल हमसे अलग हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश तो जिन्ना की वजह से ही हमसे अलग हुए। ठीक है, तो राष्ट्रवादी लोगों का विचार था कि जिन्ना की तस्वीर जो वहाँ पे है उसको वहाँ के परिसर से बाहर फेंका जाए। वहीं पे उनका जो समर्थन करने वाले लोग थे उन्होंने बोला नहीं, ये मतलब उनकी विचारधारा को फॉलो करने वालों का कथन था कि ये तो बहुत पुरानी है, ये मतलब कुछ इतिहासकारों का भी ये कहना था, ये इतिहास को बताती है, इसको इस मुद्दे से ना देखा जाए, इसको बस इस मुद्दे से देखा जाए कि एक वक्त था जब महात्मा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विजिट किया था, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दौरा किया था, ये बस उसकी यादें हैं, बाकी और कुछ नहीं था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि क्यों आखिर उस तस्वीर के पीछे इतना विवाद छिड़ा था। लेकिन हाँ, इस बात के लिए मैं सारी सरकारों को दोषी मानता हूँ कि आज तक हमको राजा महेंद्र प्रताप जी का जो त्याग था उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। हालांकि जिन्ना की तस्वीर है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इन अनसंग वॉरियर्स के बारे में हमको कब बताया जाएगा, कब और कौन बताएगा। ठीक है, तो यदि आपके क्या विचार हैं, मतलब जिन्ना की तस्वीर को उस म्यूज़ियम से बाहर रखा जाए, उस मतलब म्यूज़ियम से हटाया जाए या रखा जाए, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो हटा देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि उस व्यक्ति की फ़ोटो होने से हमारे राष्ट्रवादी लोगों के सेंटीमेंट प्रभावित होते हैं, और जब भी वो दृश्य यदि आप फील कर पाएँ तो आपके भी रग रग में गुस्सा ही व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए उसके साथ में मतलब फ़ोटो को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और सरकार ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया। यदि आपको कुछ समझ आया हो तो आप बताइएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ में, अगले वीडियो के में मिलते हैं। ओके, और हाँ, एक और बात बतानी थी, एक तब का छूट गया था जिसको मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सर सैयद अहमद खान। हालांकि स्टार्टिंग मैंने जब आपको बताया तो आपने समझा होगा कि बहुत ही बड़ा मतलब समाज सुधारक व्यक्ति रहा होगा, लेकिन जैसा जैसा समय बीता और इनकी जो कथनी और करनी सामने आई ना, उससे भी ये सिद्ध हो गया कि इनकी जो मानसिकता थी वो भी मतलब समाज को सुधारने की नहीं, बल्कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया वैसी ही थी। एक्चुअली इनका एक वाक़या मैंने पढ़ा था जिसमें इनसे जब पूछा गया कि उर्दू और हिंदी में अब आप किस भाषा को तवज्जो देंगे, तो इनका ये कहना था कि उर्दू तो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो इनका ये कहना था कि उर्दू तो कहाँ है और हिंदी तो कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा की लड़ाई थी जो उस समय भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। ठीक है, और इनके कुछ ऐसे वाक्य थे जिनको मैं सार्वजनिक नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए वीडियो के।